जी हाँ दोस्तों, आखिर 17 अगस्त खत्म होते होते उन 3 राज्यों में ऐसा क्या हुआ जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बैकफुट पर आ गईं, जिसमें कॉकरोचों ने, देश के जेनजी ने, युवाओं, छात्रों ने, अभिजीत, दीपिके और राहुल की टीम ने सरकारों को बैकफुट पर, घुटने पर आने पर मजबूर कर दिया। मगर इस बीच में अंधभक्तों के झुंड ने किसी कॉकरोच के ऊपर हमला करके उसके पिता की जान ले ली। इन तमाम चीज़ों के बीच में दोस्तों आखिर वो नई तस्वीर कौन से सामने आई जिसमें आने वाले दिनों के लिए एक बेहतरीन भविष्य की झलक दिख रही है। विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं, अगले चंद मिनट मेरे साथ में ज़रूर रहें क्योंकि यह खबर बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों मैं इस खबर पर आऊं और आपको वो वीडियो दिखाऊं जो वीडियो इस वक्त देश के 40 करोड़ युवाओं की एक उम्मीद है, जो वीडियो इस वक्त देश भर में चर्चा का विषय बना है, जो वीडियो इस वक्त संघ और भाजपा के जहरीले और नफरती प्रोपेगेंडा पर जन्नाटेदार चांटा है, जो वीडियो इस देश में इस नफरती, इस गैंग वाले लोगों के मुंह को छुपाने, चेहरा छुपाने पर मजबूर कर रहा है। मगर दोस्तों एक बात, उससे पहले इस शो पर आने से पहले कोई मुझे पूछ रहा था कि क्या वाकई मोदी सरकार शिक्षा व्यवस्था को बद से बदतर ही रखने के लिए अपना प्रोग्राम लेकर चलती है। किसी ने कहा बिल्कुल ठीक है। अगर आप में से बहुत सारे भाजपा के सपोर्टर होंगे तो आपको लगेगा तो बड़ी अजीब बात कर रहे हैं, ये तो हमारी बेइज्जती सी है। दरअसल यही हो रहा मित्रों, मेरे अंधभक्त भाइयों, अपने दिमाग की बत्ती जरा जलाइए और इन मकर जाल वाले मक्कारों के चंगुल से निकलिए, बहुत रिलीफ मिलेगा आपको। आप सोचेंगे कि किन गोबर गणेशों के चक्कर में आप लोग पड़े हुए थे अब तक। दोस्तों दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आए तब से लेकर अब तक का रिकॉर्ड देख लीजिए। शिक्षा व्यवस्था वो चीज़ है जिसका बजट बढ़ाया जाना चाहिए, स्वास्थ्य महकमा वो विभाग है जिसका बजट बढ़ाया जाना चाहिए, व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए। लेकिन इन लोगों ने व्यवस्थाओं को चौपट करना शुरू किया और उसके बजट को, हर साल जो बजट होता है ना शिक्षा का, मनमोहन सरकार के मुकाबले इस सरकार ने बजट कई फीसदी गिरा दिए, घटा दिए, जबकि रेवेन्यू तो ज़्यादा आ रहा है। मनमोहन सरकार में जीएसटी वाला कलेक्शन थोड़ी आता था, जिस जीएसटी कलेक्शन से आपने भाजपा के हर जिला में, हर राज्य में दफ्तर खड़े करा दिए, संघ के 7 स्टार दफ्तर खड़े करा दिए, मगर शिक्षा बजट को काटा। स्मृति ईरानी जैसे, मेरी नज़र में वो अनपढ़ ही हैं क्योंकि उनकी डिग्रियों को लेकर भी बहुत विवाद है। हमने उनसे आप आज तक शिक्षा मंत्री रहते हुए भी उस किस्म की कोई बातें सुनी नहीं जिनका अपना कोई विजन हो। स्मृति ईरानी जैसे लोगों को शिक्षा मंत्री बना दिया। इस देश के लोगों के लिए उनके चेहरे पर एक कालिख पोतना हुआ था मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, और आप बोलते हैं दिमागी नक्सल। दिमागी नक्सल की पराकाष्ठा की नज़ीर तो शायद मुझे नहीं कहना चाहिए, बहुत सारे लोग कहेंगे कि शायद आप ही ने पेश कर दी थी जब स्मृति ईरानी जैसे लोगों को आपने इस देश का शिक्षा मंत्री बना दिया था। 90 के दशक में एक थे नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर, उनके ऊपर भी बहुत दाग हैं। लेकिन सराहना एक बात में तो होती है कि जब देश का फिनांस मिनिस्टर बनाना हुआ तो देश की हालत को देखकर उन्होंने, वाकई उनको देश की अर्थव्यवस्था ठीक करनी थी। ग्लोबलाइजेशन का जो पीरियड शुरू हुआ, प्राइवेटाइजेशन भी उसी के साथ साथ आया भारत में। डॉक्टर मनमोहन सिंह की नीतियों और उस पर नरसिम्हा राव की सहमति का देन है। मुझे लगता है ये लोग होते सपेरों के युग में देश को ले जाने वाले तो अब तक हम बैलगाड़ी से शायद चल रहे होते। अब तक शायद जो लैंड जिस तकनीक की क्रांति की शुरुआत राजीव गांधी ने की थी, अब तक वो सब डब्बा गोल करा करके सबको फावड़ा हाथ में थमा दिया गया होता। शुक्र है कि ज़रा देर से आए, तब तक दुनिया बहुत बदल चुकी थी। और दोस्तों बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसका श्रेय देते ना सरकार ने ये कर दिया, वो कर दिया। ये ठीक वैसे ही है कि जैसे आपके घर के सामने जो सड़क है खुद ही पड़ी है, पानी भरा है, बरसात में पानी आता, नालियाँ बह रही हैं, बारिश में पानी आया, सड़ रहा है, बीमार भी आप पड़ रहे हैं, और फिर बारिश का मौसम ख़त्म हो गया, पानी ख़त्म हो गया, धूप आ गई, सूख गया, वहाँ सब कुछ ठीक हो गया, तो क्या कहेंगे?
कि साहब अपने आप स्थितियां बेहतर होती, कुछ चीज़ें वक्त के हालात के हिसाब से अपने आप चीज़ें होती जाती है, उसका श्रेय भी लेते हैं। देखा, हमने लैंडलाइन से मोबाइल फ़ोन पर ले आए, अरे तुम नहीं भी लाते तो भी आ जाता। कुछ चीज़ें वक्त के साथ साथ बदलती रहती हैं, अपने आप बदलना था तो बदल देते, शिक्षा व्यवस्था को बेहतर कर देते, लेकिन आपने गर्त में डाल दिया। 500 करोड़ का बजट था नेहरू के पास में, जिस वक्त एक नंगा और भूखा भारत अंग्रेजों ने छोड़ा था नेहरू के हाथ में, उस वक्त देश का बजट मुझे लगता है 500 करोड़ का था। उसके बाद नेहरू जैसे लोगों ने, प्रधानमंत्री ने इस देश में एम्स से लेकर IIT से लेकर क्या क्या खड़ा किया। 48 लाख 50 लाख करोड़ के आसपास का आपका बजट है, और आप पैसे कहां उड़ा रहे हो? 28,000 के विदेशी मशरूम पर। उस नरसिम्हा राव ने, जो स्वर्गवासी हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह को चुन करके, जबकि मनमोहन सिंह राजनेता नहीं थे, उन्होंने कहा मुझे एक अर्थशास्त्री चाहिए जो फिनांस मिनिस्टर बने। ये सोच होती है, विजन होती है, लेकिन विजन में जब गोबर भरा हो, जहन में जब ऐसी चीज़ें भरी हों, विकास मंशा ही ना हो, तो फिर अपने आप ये सोच उत्पन्न नहीं होती है। अब आते हैं खबर पर। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में आने वाले नए भारत की नई सुबह की एक झलक है। अब देखिए कि जब देश का जनजी उठ खड़ा होता है तो फिर हालात बदलने से कौन रोक सकता है? नहीं, हम बैठेंगे नहीं, आप बताइए हमें। मेरे अधिकारी हैं। आपकी डेजिग्नेशन क्या है? जो आदेश करेंगे। अधिकारी है ये। आप क्या हैं? ये जिला शिक्षा आप DO हैं यहाँ की? आप DO हैं? आप कौन है सर? ये मुख्य जिला शिक्षा हमारे अधिकारी हैं। हाँ? तो इनके अधीन है। अरे पोजीशन कुछ नाम होगा ना, आपकी पोजीशन का नाम क्या है? आप ब्लॉक शिक्षा अधिकारी। ये CBO है? आप क्या हैं? CDO। जिला शिक्षा अधिकारी। आप जिला शिक्षा अधिकारी हैं। अब आप लोग 6 महीने का तो चलेगा नहीं, हम यहीं बैठे हैं। आप हमें बताइए कितना जल्दी इसको ठीक कर सकते हैं? किसको? स्कूल को। स्कूल को। और बाहर आके बात करिए। आप अंदर बैठे रहेंगे तो आप पूरी रात अंदर ही बैठे रहेंगे। और फिर अभी हम लोग लाइव जा रहे हैं, अभी हम लोग अगर लाइव चले गए यहाँ से और हमने बुला लिया अलवर की पूरी टीम को यहाँ पे, तो आप लोग की सबकी, हम बाहर, आप बात करेंगे हमसे। मेरे टॉन्सिल है, मैं तो बाहर करते नहीं, वो बच्चों ने बता दिया आपको कितने टॉन्सिल है, और आप बच्चों से कैसे बात करते हो, वो बच्चों ने बता दिया उनको। मेरी एक शब्द बात नहीं होती है बच्चों से। और आप भी सर बाहर आके बात करिए। चलो आ जाओ, वरना बता दीजिए रात भर यहीं बैठे रहिए, कोई दिक्कत नहीं। बैठे रहने तो अपने आप आएंगे ये लोग। बैठ लो अपने, बैठ जाओ यहीं पे। आप तो रोटी पानी का इंतजाम कर देना, हम नहीं जा रहे कहीं भी। बच्चों को, बच्चों ने सुनो, बच्चों ने कुछ नहीं खाया भाई। क्या खाओ बच्चों? कोल्ड ड्रिंक पियोगे? कोल्ड ड्रिंक नहीं पियोगे? अच्छे बच्चे आते। अच्छा क्या पियोगे? जूस पियोगे? चाय? दोस्तों, बंगाल में जिस प्रकार एक मुस्लिम युवा ने जंतर मंतर पर जनजी के आंदोलन को आगे बढ़ाने में सहयोग दिया, मगर बंगाल में स्कूल ठीक कराने के लिए जब वो आगे बढ़ता है तो अंधभक्तों के झुंड, सत्ता के संरक्षण में पलने वाले लोग और पुलिस प्रशासनिक टीमों की शाह पर चलने वाले लोग उस कॉकरोच को और उसके पिता को बेरहमी से ऐसा पीटते हैं कि उसके पिता की जान चली जाती है। बात उठती है, न्याय हो, इंसाफ हो। कॉकरोच घेरते हैं बंगाल को, आताती की कॉम्पनसेशन दिया जाए, मगर उस मुस्लिम युवक ने कॉम्पनसेशन यानी कि मुआवजा लेने से इनकार कर दिया। आशुतोष रांका है CJP के प्रवक्ता, कहते हैं कि उस मुस्लिम युवक की, जिसको दरअसल मारपीट जिसके साथ करके हिंदू मुस्लिम तनाव को बंगाल में बढ़ाने की कोशिश थी, मगर उसे चलने नहीं दिया गया, उस अब्दुल की सोच के बारे में सोचिए, जो अपने पिता की बेरहमी से हत्या की गई मुआवजे की राशि को नहीं लेना चाहता, उसके बजाय वो चाहता कि सरकार उसके पिता के नाम पर एक वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाए। बात होता है, ये एजेंसिया इतने बड़े हादसों के बाद भी बोल रहे हैं कि मुझे पैसा नहीं चाहिए। आप सोचिए कि किस तरह का माइंडसेट होगा। हमने बोला कि अब्दुल विल डिमांड कॉम्पनसेशन, अब्दुल ने बोला मुझे कोई कॉम्पनसेशन नहीं चाहिए, मेरे पापा के नाम पे आप एक स्कूल बनाओ। आप उस बच्चे का माइंडसेट सोचिए, किस तरह का माइंडसेट होगा उसका कि कॉम्पनसेशन नहीं मांग रहा है। उसकी दादी अभी मेरे को ये बोली कि, उसकी दादी बोली कि अब्दुल जिम्मेदारी है तुम लोगों की, और बोल दिए कि इनकलाब जिंदाबाद जीत तुम लोगों की होगी। आप सोचिए किस तरह की परवरिश रही है अब्दुल की, और किस तरह के पिताजी रहे होंगे अब्दुल के। अब्दुल के माताजी कह रही थी कि इस घटना के पीछे लोकल एमएलए का भी खास रोल है। एक सेकंड, निर्मल डाड़ा जो यहाँ का लोकल एमएलए है, जो खुद को बहुत बड़ा गुंडा मानता है, उसका पाला अभी तक इस देश के कॉकरोचेस से पड़ा नहीं है। सही बात, सही बात।
और भाजपा के जितने भी गुंडे घूम रहे हैं पूरे देश भर में, उनको आखिरी वार्निंग दे रहे हैं, सुधर जाओ वरना सुधार दिए जाओगे। सही बात है। दोस्तों, मुझे लगता है कि अब्दुल का बयान, उसकी ज़बानी भी आपको एक बार सुनवा दूं। हालांकि वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होगा, प्लीज थोड़ा पेशेंस रखिए, अंत तक जरूर देखें। पहले हिंदी से बांग्ला कर जोरा बोल मेरे जो पिताजी थे वो चल बसे, सभी को पता है। तो अभी जो कंपनसेशन की बात की है, भैया ने बात की है, कंपनसेशन लेके कितना देर चलेगा? हम लोग ये किस लिए कर रहे थे? स्कूल ठीक करने के लिए, देश का जो एजुकेशन सिस्टम है उसको सुधारने के लिए कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कंपनसेशन के बदले एक गवर्नमेंट जो है एक मतलब वर्ल्ड क्लास एक आपका स्कूल बना के दिखाए, वो मेरे पापा के नाम पे हो। আমি যে কম্পেনসেশনের কথা বলা হয়েছে সেটা আমি অস্বীকার করছি। তার পরিবর্তে আমার বাবার নামে একটা ওয়ার্ল্ড ক্লাস স্কুল বানানো হোক আমাদের রাজ্যের মধ্যে, যেখানে একটা পুরো দেশের মধ্যে এই আন্দোলনের শুরু হবে যে এবার এডুকেশন সিস্টেম আস্তে আস্তে শুধরাবে। এবার আমরা মাঠে নেমে গেছি, এডুকেশন সিস্টেমকে আমরা শুধরিয়ে তারপর আমরা নিঃশ্বাস নেবো, তার আগে আমরা দম ছাড়বো না। अब दोस्तों, नफरती मानसिकता वाले लोगों का जो प्रोपेगेंडा है वो दरअसल इसीलिए है ताकि एक समुदाय को विलन बनाकर बहुसंख्यकों के बीच में नफरत फैलाई जाए, ताकि अब्दुल के समुदाय को कॉर्नर किया जा सके और बहुसंख्यक खुश हो जाए। मगर इस देश की खूबसूरती है कि अभी भी 65% इस देश के बहुसंख्यक ऐसे नफरती एजेंडाधारी पार्टियों के खिलाफ है। अब दोस्तों, अब देखिए ना, बंगाल में भाजपा की सरकार, मारा उन्हीं लोगों ने, शरण जिनको शरण मिली होनी, शुभेंदु खामोश, नए शिक्षा मंत्री खामोश, गृह मंत्री देश के खामोश। सॉरी, इनको तो खामोश ही रहना है अभी लंबे समय तक, क्योंकि वो तो 20 जुलाई से खामोश हैं। मगर इस बीच इनके पिछले नेता झारखंड के प्रदर्शन पर किसी न किसी तरह थतरई करके विपक्ष को, खासतौर पर राहुल को घेर कर अपने पैलेट गन वाले बर्बर कुकर्मों को छुपाने का काम करते आ रहे थे। मगर राहुल ने धज्जियां उड़ाई। अपनी ही सरकार जो झारखंड में नसीहत दे डाली एक और चिट्ठी लिख करके, ठीक उसी तरह जैसे मुझे याद आते हैं इस वक्त स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने भी कई सारे गलत फैसले लिए जिससे देश में बहुत उत्पात मचा है। वैसे उनकी राजनीति, उनके व्यक्तित्व के कायल हर कोई हैं। मगर दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी जब गोधरा के बाद गुजरात हुआ, गए गुजरात, आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उस वक्त कहा, राजा प्रजा प्रजा में भेद नहीं कर सकती है। उनकी इस लाइन में दोस्तों पूरे गुजरात दंगों की स्क्रिप्ट छिपी है। अगर वो समझा रहे हैं कि राजा प्रजा प्रजा में भेद नहीं कर सकती, इसका मतलब यह है नरेंद्र मोदी कर रहे थे उस वक्त। उन्होंने कहा राजधर्म निभाइए। आज भी वो वीडियो मौजूद है, क्लिक कीजिए, आपके सामने होगा। राहुल गांधी ने दोस्तों, मुझे याद आ गया अटल बिहारी वाजपेयी उस वक्त, राहुल गांधी ने अपनी ही सरकार को नसीहत दी चिट्ठी लिख करके। उस चिट्ठी में क्या कहा, थोड़ी लंबी, जल्दी से मैं पढ़कर आपको सुनाता हूं। उन्होंने अपनी इस चिट्ठी में लिखा दोस्तों कि हेमंत सोरेन जी, कांग्रेस पार्टी का मानना है कि भारत के संविधान में निहित शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार हमारे लोकतंत्र के प्रमुख स्तंभों में से एक है। इसलिए पिछले कुछ महीनों में पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों को हमने पूरा समर्थन दिया। हमारा यह मानना है कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर आरएसएस और बीजेपी का कब्जा है। इसे छात्रों के शोषण और दमन के एक औजार के रूप में बदल दिया गया। अब ये वैसी मजबूत ज्ञान व्यवस्था नहीं रह गई जैसा कि एक दशक पहले हुआ करती थी। जैसा कि आप जानते हैं, झारखंड में छात्र राज्य की भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर के प्रदर्शन कर रहे, उनका विरोध शांतिपूर्ण है, उनकी मांगे जायज़ हैं। मैं इस बात की सराहना करता हूं कि झारखंड सरकार ने आपके द्वारा गठित एक समिति के माध्यम से छात्रों के साथ में बातचीत शुरू की। मेरा मानना है कि छात्रों द्वारा उठाई गई कई मांगों पर सहमति भी बनी। हालांकि विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है और कुछ छात्र अब भी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। मैं आपको ये सुझाव देने के लिए लिख रहा हूं कि आप व्यक्तिगत रूप से प्रदर्शनकारी छात्रों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करें। इससे इनकी शेष चिंताओं को दूर करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता और मजबूत तरीके से सामने आएगी। भारत की युवा ही इसका भविष्य है। संकट की इस घड़ी में उनके प्रति एकजुटता और समर्थन दिखाना हमारा दायित्व है। कृपया उनकी बात सुनने और इस मुद्दे के समाधान के लिए उचित कार्रवाई करने हेतु अपनी ओर से हर संभव प्रयास करें।
झारखंड में दोस्तों, जबकि कांग्रेस पार्टी की डायरेक्ट सरकार नहीं है, झारखंड में जेएमएम की सरकार है, उसमें कांग्रेस पार्टी शामिल है, गठबंधन की सरकार है, फिर भी राहुल ने एक करेज दिखाया और सरकार के लोग वो छुट भइए निठल्ले पार्कों में बैठने टाइप वाले लोग भी टीवी डिबेट पे बैठ करके ऐसा लगता है कि जैसे सरदार पटेल की भूमिका में आ गया हूं। वो निठल्ले प्रवक्ता भी क्या कुछ कहते हैं, अरे नहीं पैलेट गन तो ये तो वो। मैं तो हैरान हूं, कुछ डीजीपी, पूर्व डीजीपी जो टीवी डिबेट में बैठ करके अपनी पूरी जिंदगी के बारे में अपनी मानसिकता उजागर कर रहे हैं कि ये जब ड्यूटी पे रहे होंगे, मैं नाम नहीं लेना चाहता उन लोगों को, आप देखते होंगे टीवी डिबेट में किस किस्म की बातें करते हैं वो लोग। अब आप ये तय कीजिए, एक तरफ राहुल हैं जो अपनी सरकार को नसीहत दे रहे, दूसरी तरफ मोदी खेमा जो बच्चों पर पैलेट गन चलाकर दनदनाते घूम रहा है। ऐसे में बंगाल में हद कर दी भाजपाइयों ने, किस तौर पर जेनजी को उसके पिता की पीट पीट करके जान ले ली गई। उनके बेटे का बयान मैंने आपको दिखाया, मुआवजा लेने के बजाय स्कूल बनाने और उसे बेहतर करने के लिए उस राशि को दे रहा है। दरअसल यही सोच इस देश के युवाओं की है, यही सोच इस देश के अल्पसंख्यक की है, यही सोच इस देश के असली सनातनियों की भी है। मगर ये 35%, 30% उत्पाती दरअसल इस देश के डीएनए को, जो आपसी सौहार्द का है, उसे कुचल कर रौंद करके आपको लड़ा करके और ये सत्ता की मलाई हमेशा चाटना चाहते हैं। ऐसे में आशुतोष रांका की अपील बहुत स्वाभाविक है। हमने क्या लड़ाई लड़ी? स्कूल ठीक करने की लड़ाई लड़ी। हम चाहते थे कि इस देश के सभी स्कूल ठीक हों, लेकिन भाजपा की तरफ से क्या हुआ? भाजपा की तरफ से गुंडागर्दी की गई, मारपीट की गई। वेस्ट बंगाल के बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट इंदस पुलिस स्टेशन का रहने वाला अब्दुल, जो जंतर मंतर पर पहले दिन से हमारे साथ मौजूद था, जिसने प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया, वो सिर्फ अपने गांव के सरकारी स्कूल ठीक कराना चाहता था। वो गया, लेकिन जैसे ही वो वापस अपने घर आया, भाजपा के गुंडे आए, उसके साथ मारपीट की और बीच बचाव में जब उसके पिताजी वापस बीच में आए तो उनके साथ भी मारपीट की। उनको इतना मारा कि कल उनकी मौत हो गई। पूरे देश भर में हम लोग शिक्षा की बात कर रहे हैं, हम वोट तो मांगने नहीं जा रहे, हम तो सिर्फ चाह रहे हैं कि हमारे देश के स्कूल ठीक हो। लेकिन पूरे देश में हमें सिर्फ और सिर्फ भाजपा के लोग गुंडागर्दी, मार पिटाई, बदतमीजी से ही क्यों डील कर रहे हैं? अब्दुल के पिताजी की क्या गलती थी? अब्दुल की क्या गलती है? सिर्फ यही कि वो अपने स्कूल ठीक कराना चाहता है। मैं भाजपा के गुंडों को सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि तुम्हें जितनी गुंडागर्दी करनी है कर लो, जितनी मार पिटाई करनी है कर लो। हम डरने वाले नहीं हैं, हम रुकने वाले नहीं हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं। कल मैं, हमारे जो जोनल इंचार्जेस हैं अंकित, विजय, हमारी कोर टीम और सीजेपी के तमाम साथी बांकुड़ा पहुंचेंगे अब्दुल के परिवार को न्याय दिलाने। हम बंगाल के सभी कॉकरोचेस से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में इंदस बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो पुलिस थाना है वहां पहुंचे। अब्दुल के परिवार को न्याय दिलाना हमारी जिम्मेदारी है और हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक उसके परिवार को न्याय नहीं मिल जाता। इन लोगों से डरने वाले नहीं हम।